आप सभी का देवभूमि लाइव में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अब खत्म हुआ है कोरोना वैक्सीन का इंतजार। जॉलीग्रैंड एयरपोर्ट पर वैक्सीन पहुंच चुकी है। 1,13,000 डोज वैक्सीन उत्तराखंड पहुंच रही है। बता दें, कड़ी सुरक्षा में देहरादून सीएमओ ऑफिस तक वैक्सीन को पहुंचाई गई। 16 जनवरी को अब राज्य के सभी 13 जिलों में टीकाकरण अभियान शुरू हो जाएगा। तो बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दे, जहां पर कोरोना वैक्सीन को लेकर अब इंतजार खत्म हो चुका है। 1,13,000 डोज वैक्सीन उत्तराखंड पहुंच चुकी है। बड़ी जानकारी से रूबरू करा रहे, कड़ी सुरक्षा में देहरादून सीएमओ ऑफिस वैक्सीन पहुंच चुकी है। बता दें आपको कि 16 जनवरी को राज्य के सभी 13 जिलों में टीकाकरण अभियान शुरू हो जाएगा। तो बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों का इंतजार अब खत्म हो चुका है। जॉलीग्रैंड एयरपोर्ट पर वैक्सीन आज पहुंच गई थी। आपको बता दें कि 1,13,000 डोज वैक्सीन उत्तराखंड आज पहुंच चुकी है और कड़ी सुरक्षा के बीच सीएमओ ऑफिस में कोरोना वैक्सीन पहुंच चुकी है। बता दें, 16 जनवरी से कोरोना टीकाकरण शुरू हो जाएगा। राज्य भर में कोरोना टीकाकरण अभियान शुरू हो जाएगा। इसी बीच कड़ी सुरक्षा के बीच आज कोरोना वैक्सीन देहरादून पहुंच चुकी है। सुरक्षाओं के घेरे में कोरोना वैक्सीन को सीएमओ ऑफिस पहुंचाया गया। तो बता दें, कड़ी सुरक्षा के बीच देहरादून सीएमओ ऑफिस आज वैक्सीन पहुंच चुका है। तमाम लोगों का इंतजार वैक्सीन को लेकर खत्म हो चुका है। अब राज्य भर में 1,13,000 वैक्सीन देहरादून पहुंच चुका है। आपको बता दें, जॉलीग्रैंड एयरपोर्ट पे पहले वैक्सीन पहुंचा, जिसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच वैक्सीन को सीएमओ ऑफिस पहुंचाया गया। आपको बता दें, 16 जनवरी से वैक्सीन अभियान शुरू हो जाएगा। राज्य भर के 13 जिलों में वैक्सीन का अभियान शुरू होगा, जिसको लेकर आज 1,13,000 डोज वैक्सीन उत्तराखंड पहुंच चुकी है। पहले जॉलीग्रैंड में वैक्सीन पहुंचा, जिसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच कोरोना वैक्सीन को सीएमओ ऑफिस पहुंचाया गया। बता दें, प्रशासन और सरकार की तरफ से तमाम वो कोशिश और प्रयास किया जा रहा है, जिससे वैक्सीन की प्रक्रिया सही से हो और आगे लोगों को किसी भी तरह की कोई भी समस्याओं का सामना ना करना पड़े, जिसके तहत ड्राई रन भी किया गया, ताकि आने वाले समय में वैक्सीन के दौरान कोई भी समस्याओं का सामना ना करना पड़े। बता दें, 16 जनवरी को वैक्सीन का ये टीकाकरण अभियान शुरू हो जाएगा, जिसको लेकर आज 1,13,000 वैक्सीन के डोज उत्तराखंड पहुंच चुकी है। सबसे पहले वैक्सीन का ये डोज उत्तराखंड के जॉलीग्रैंड एयरपोर्ट में पहुंचा है, जिसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच वैक्सीन को सीएमओ ऑफिस में पहुंचाया गया। तो लोगों का ये जो वैक्सीन को लेकर लंबे समय से इंतजार था, अब खत्म हो चुका है, क्योंकि राज्य में वैक्सीन की डोज आज पहुंच चुकी है और महज 2 दिनों में ही टीकाकरण का यह अभियान शुरू हो जाएगा। तो वही ज्यादा जानकारी के लिए हमारा संवाददाता सुभाष गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष, जॉलीग्रैंड एयरपोर्ट में वैक्सीन के डोजेस पहुंच चुके, जिसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच वैक्सीन को सीएमओ ऑफिस पहुंचाया गया। क्या कुछ तमाम अपडेट है इसको लेकर? जी, कोरोना वैक्सीन जो है वो आज राजधानी देहरादून पहुंच चुकी है और पुणे से लगभग दोपहर ये वैक्सीन हवाई जहाज के जरिए देहरादून के जो एयरपोर्ट है जॉलीग्रैंड वहां पहुंचा था, जिसके बाद जो सरकारी गाड़ियां हैं, जो एम्बुलेंस हैं, उनके जरिए उन्हें जो औषधि केंद्र है राजधानी देहरादून का वहां लाया गया। हालांकि कड़ी सुरक्षा के बीच जो वैक्सीन है वो पहुंची और लगभग 1,17,000 के आसपास जो वैक्सीन है वो राजधानी देहरादून में पहुंची है। और उसके बाद जो अगर कहा जाए तो वैक्सीन जो है जिलावार सभी जिलों में पहुंचेगी और जो सेंटर्स बनाए गए हैं उन सेंटर्स में इन वैक्सीनों को रखा जाएगा, जिसके बाद 16 जनवरी को जो वैक्सीन का टीकाकरण है वो शुरू हो जाएगा। हालांकि ये कहा जा सकता है कि वैक्सीन आने के बाद जो राहत है कोरोना वायरस जैसे संक्रमण से वो जरूर अब दिखाई दे रहा है और ऐसे में जरूरत भी है कि लोगों को, जो फ्रंट लाइन के वॉरियर्स हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, सबसे पहले उन लोगों को ये वैक्सीन लगाई जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि इस वैक्सीन का जो टीकाकरण है वो एक व्यक्ति को लगभग 2 बार लगाया जाएगा, यानी कि 2 डोज उनको दी जाएगी। यानी कि केवल 50,000 जो कर्मचारी हैं फिर ये लोग हैं उनको शुरुआती दौर में वैक्सीन पूरा उत्तराखंड में लगाई जाएगी, क्योंकि वैक्सीन की जो संख्या है वो लगभग 1 लाख के आसपास और ऐसे में जो 2 बार वो वैक्सीन है वो लगनी है, तो कहा जा सकता है कि एक व्यक्ति को 2 वैक्सीन लगनी है। और
जब 16 जनवरी को जब जिस व्यक्ति को वैक्सीन लगेगी उसके 4 सप्ताह बाद से दोबारा वो वैक्सीन लगनी है। तो ऐसे में कहीं न कहीं जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी कर ली गई हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि अभी तक की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरीके से चार चौबट कर दिया गया और ऐसे में अब आज से ही जो वैक्सीन है वो जिले में पहुंचने शुरू हो जाएगी। हालांकि सभी जिलों के लिए अलग अलग कैटेगरी रखी गई है और वैक्सीन की जो संख्या है वो पहले से निर्धारित की गई है कि किस जिले में कितनी वैक्सीन पहुंचनी है। जी सुभाष, आपने बोला सभी जिलों में अलग अलग कैटेगरी रखी गई है, क्या कुछ वो कैटेगरी है, जरा बताएंगे? जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर जिलों के अलग अलग वैक्सीन की जो रखे हैं, यानी कि अगर कहा जाए तो राजधानी देहरादून में लगभग 28,000 से अधिक वैक्सीन रखी गई है जो राजधानी देहरादून के सेंटर्स में लगनी है। और इसके साथ ही अगर दूसरे नंबर पर अगर बात की जाए तो हरिद्वार जिला है जहाँ लगभग 17 से 18,000 जो वैक्सीन है वो पहुंचनी है। तो ऐसे में लगभग 13 जिले हैं उत्तराखंड में और 13 जिलों में अलग अलग संख्या रखी गई है कि किस जिले में कितनी वैक्सीन पहुंचनी है। हालांकि जो राजधानी देहरादून से सटे हुए जिले हैं, चाहे हरिद्वार हो या फिर देहरादून के ही दूर दराज के जो क्षेत्र हैं, चाहे चक्राता हो, ऋषिकेश हो या फिर कहा जाए विकास नगर जो सेंटर्स बनाए गए हैं, वहाँ वैक्सीन अभी से जाना शुरू हो गई है और कल सुबह लगभग सभी सेंटर्स में वैक्सीन पहुंच जाएंगी उत्तराखंड के। यानी कि 13 के 13 जिलों में कल वैक्सीन पहुंच जाएंगी और उसके बाद 16 जनवरी को जो वैक्सीन का टीकाकरण है वो शुरू किया जाएगा। जी चलिए सुभाष, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इधर उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत की अध्यक्षता में आज एनपीए वसूली करने को लेकर बकायेदारों के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में धन सिंह रावत ने साफ शब्दों में अल्टीमेटम देते हुए बकायेदारों को इसी महीने से एनपीए से बाहर आने के लिए बकायेदारों को अभी से किस्त जमा करने की बात कही है। बता दें, बकाया ऋण वसूली अभियान के अंतर्गत अब तक प्रदेश भर में 20 बड़े बकायेदारों से 76 करोड़ रुपए की वसूली की गई। मार्च माह तक बकाया ऋण का 60% वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। यह अभियान किसी किसान के खिलाफ नहीं है, बल्कि बड़े 20 बकायेदारों के विरुद्ध है, जिन्होंने 50 लाख से अधिक का ऋण लेकर अपना खाता एनपीए का कर दिया। उन्होंने बताया कि बैठक में 10 बकायेदारों ने 10 मार्च तक बैंकों में बकाया ऋण जमा करने पर सहमति जताई है। चला गया है। हमने जिला सहकारी बैंक और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की एक महत्वपूर्ण बैठक आज संपन्न हुई है, जिसमें एनपीए वसूल करने का एक सेकंड ड्राइव चला गया है। और मुझे बड़ी खुशी है कि जब मैंने पहले दिन बैठक की थी तब से लेके आज तक लगभग 76 करोड़ रुपए एनपीए वसूल हो चुका है। और आज की बैठक में भी लगभग 10 लोग आए थे और उन सब ने बैंकों को ये सिक्योरिटी दी है कि हम 10 मार्च तक अपना एनपीए पूरा दे देंगे। और पहली बार पूरे देश में उत्तराखंड सरकार द्वारा एनपीए वसूल करने का जो अभियान चलाया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में अभी वक्त बाकी है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां जोरों पर है। जहां कांग्रेस और भाजपा अपनी अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं में एकता बनाए रखने में जुटी हुई है, वहीं आम आदमी पार्टी दिल्ली के अब उत्तराखंड में विजय शंख बजाने की पूरी तैयारी में है। जसपुर में आप नेता अमिताभ सक्सेना के नेतृत्व में पार्टी कार्यालय में बैठक हुई। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए युवा कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया गया। विधानसभा में 142 बूथ हैं जो हमारे पार्टी की रीति नीति के अनुसार ग्राम प्रभारी और बूथ प्रभारी बनाए गए, वो 100% बन चुके थे। तो इसी संदर्भ में आज भारत के अंदर युवा दिवस भी है और स्वामी विवेकानंद जयंती भी है। हमने उन बूथ प्रभारियों को आज एकत्र कर और एक विषय दिया है, आप पार्टी ने चाय पर चर्चा। उधर उत्तराखंड कांग्रेस में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता
हरीश रावत ने इस संदर्भ को लेकर एक और पोस्ट कर पार्टी के अंदरूनी कला को बढ़ावा दिया है। हरदा के इस पोस्ट के बाद नेतृत्व को लेकर पार्टी के अंदर चल रहा अंतर्कलह अब और गहराने की संभावना है। हरीश रावत ने साफ सवाल उठाया कि अचानक से सामूहिकता की याद कैसे आ रही है। संगठनात्मक ढांचे में बदलाव के लिए अब सामूहिकता का पालन नहीं हुआ। पार्टी के आधिकारिक पोस्टरों से मेरा चेहरा और नाम हटाया गया। यहां तक कि पार्टी के कार्यक्रमों में मुझे मंचों पर स्थान देने को लेकर संशय बना रहा। तब तो सामूहिकता की याद नहीं आई, फिर अब यह स्थिति क्यों बनी है? हरीश रावत के इस पोस्ट के बाद अब पार्टी का अंदरूनी कलह बढ़ना तय माना जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में घमासान छिड़ गया है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस महासचिव हरीश रावत की ओर से चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने की पार्टी हाईकमान से मांग की थी, जिस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने साफ किया कि पार्टी में सीएम का चेहरा घोषित करने की परंपरा नहीं। कांग्रेस सामूहिक नेतृत्व के साथ चुनाव मैदान में जाने के हाईकमान के फैसले के साथ है और राज्य में अब तक के हुए चुनाव में भी सामूहिक नेतृत्व के साथ चुनाव लड़ा गया। आपको बता दें, हरीश रावत की ओर से हाईकमान से चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने की मांग की थी, जिस पर प्रीतम सिंह ने सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कही। हमारे प्रभारी जी ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि 2022 का चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़ा जाएगा और जो अब तक की परंपरा रही उसमें भी बड़ा स्पष्ट है कि चाहे हम 2002 का चुनाव लड़े हों, चाहे 7 का लड़े, चाहे 12 का लड़े, अब 22 का लड़ने जा रहे हैं, तो सामूहिक नेतृत्व की बात है। मैं समझता हूं कि राव जी ने अपनी बात कही, उन्होंने अपनी बात कहने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि अगर सेनापति का चेहरा डिक्लेयर हो जाए तो उन्होंने कहा, लेकिन उस परिप्रेक्ष्य में जो राष्ट्रीय CWC के मेंबर भी और हमारे प्रभारी जी हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि सामूहिक नेतृत्व चुनाव लड़ा जाएगा। तो बता दें, सीएम चेहरे को लेकर कांग्रेस में घमासान लगातार जारी है, जहां पर हरीश रावत की मांग पर कांग्रेस में मतभेद साफ दिख रहा है। बता दें, सीएम का चेहरा घोषित करने की मांग लगातार हरीश रावत की तरफ से की जा रही है, जिसके बाद सामूहिक नेतृत्व में लड़ा जाने की बात प्रीतम सिंह कांग्रेस अध्यक्ष के द्वारा की गई। बता दें, विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में घमासान लगातार मचा हुआ है, जहां पर पार्टी के अध्यक्ष और सीएम के चेहरे को घोषित करने को लेकर पार्टी के अंदर ही अंतर्कलह देखने को मिल रही है। हरीश रावत की लगातार मांग है कि कांग्रेस ने अपने पार्टी के चेहरे को घोषित किया जाए। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के अंदर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस के बड़े नेता एक दूसरे पर सियासी बयान दे रहे हैं। हरीश रावत खेमा और प्रीतम और इंदिरा हृदय खेमे के बीच चुनावी तैयारियां छोड़ मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर बयान और उसके बाद पलटवार का सिलसिला जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा कांग्रेस में आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर पार्टी में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए जाने के ट्वीट के बाद यह घमासान छिड़ चुका है। अब नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय ने फिर से हरीश रावत पर न सिर्फ तीखी टिप्पणी की है, बल्कि इशारों में बहुत कुछ याद दिला दिया। खबर मसूरी से है, जहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कुंभ मेले को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा की गई तैयारियों पर सवाल खड़ा कर दिया है। प्रीतम सिंह ने कहा, भाजपा के केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कुंभ के मेले को राज्य सरकार द्वारा की गई तैयारियों से संतुष्ट नहीं। उनका कहना है कि कुंभ के मेले में पैसों की बंदरबाट की जा रही है। उन्होंने कहा, कुंभ मेले के लिए 4,800 करोड़ रुपए का बजट था, लेकिन केंद्र सरकार से राज्य सरकार को मात्र 800 करोड़ रुपए ही मिले हैं और उससे भी बड़े पैमाने में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा, सत्ता में बैठे लोग उनके कार्य में लिपापोती कर रहे हैं। वही कांग्रेस में मतभेद के सवाल पर प्रीतम सिंह ने कहा, लोगों को दिखाई देता है कि कांग्रेस में एकजुटता नहीं है, परंतु कांग्रेस एकजुट है और सभी लोग मिलकर 2022 का चुनाव जीतेंगे और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। केंद्रीय मंत्री नहीं संतुष्ट, वो कह रहा कुंभ के कार्यों में भ्रष्टाचार हुआ, तो आप और हम तो रोज देखते हैं क्या हालत है कुंभ में। कोई काम हुआ? कुंभ के करने के लिए लगभग 4,800 करोड़ का बजट था,
उसमें से मात्र जो है मेरे ख्याल से 800 करोड़ रुपया मिला है और उसमें भी भ्रष्टाचार हो रहा है। कुंभ में कोई कार्य नहीं हो रहा है, लीपापोती करने का काम सत्ता में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। आज हालत ये है कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से बात नहीं कर पाते हैं कि हमको कुंभ के लिए पैसा दीजिए। जो है बड़ी ऐसी दिखाई देती है, क्या एकजुटता नहीं। बीजेपी में क्या हो रहा है, वहाँ के हालात तो देख लो, एक दूसरे पर वार प्रतिवार करने का काम हो रहा है। कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है, इस आंतरिक लोकतंत्र में जब कोई व्यक्ति कोई बात कहता है तो आपको लगता है कि हमें एक मतता नहीं, लेकिन हमारे प्रभारी जी ने स्पष्ट कहा है कि ये जो 2022 का चुनाव है ये संयुक्त नेतृत्व में लड़ा जाएगा। हरीश राव जी ने अपनी बात की, उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा भी कर दें तो उस पर विचार कर लिया जाए, लेकिन अब इस पर जब विचार आगे बढ़ेंगे। मसूरी में आप पार्टी के प्रदेश वक्ता नवीन पिटसाली ने शिपनकोट से बेघर हुए प्रवासी परिवारों से मुलाकात की और उनको न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। नवीन पिटसाली ने कहा कि प्रदेश सरकार मानवाधिकारों के निर्देशों का पालन नहीं कर रही। बढ़ती ठंड में गरीब लोगों को सड़कों पर छोड़ दिया गया। उन्होंने देहरादून मसूरी रोपवे के लिए 450 करोड़ रुपए की बंदरबाट करने और 20,000 करोड़ से ऊपर का कर्जा लेकर काम न करने का आरोप लगाया और कहा सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह भी बाजार रेट पर इंटरेस्ट पर पैसा उठाकर दिया जा रहा है। सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को उन्होंने मूर्ख मंत्री भी बताया। हरिद्वार पहुंचे श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने हर की पौड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने मां गंगा का पूजन किया और राम मंदिर निर्माण के लिए संपन्न धन संग्रह अभियान की शुरुआत की। गंगा पूजन के बाद चंपत राय ने हर की पौड़ी पर एक जनसभा को भी संबोधित किया, जिसमें विश्व हिंदू परिषद और संघ के कार्यकर्ताओं के साथ साधु संत भी मौजूद रहे। इस मौके पर चंपत राय ने कहा कि मां गंगा के तट पर आज उन्होंने मां की पूजा करके मां का आशीर्वाद प्राप्त किया है। उन्होंने कहा सभी लोगों को एक कूपन दिया जाएगा। कूपन 10, 100 और 1000 का होगा। यह अभियान 42 दिन तक चलेगा। मकर संक्रांति के दिन से शुरू होकर 27 फरवरी तक चलने वाले इस अभियान के दौरान लाखों कार्यकर्ता प्रतिदिन अपने क्षेत्रों में घूमेंगे। आज मां गंगा के तट पर पूजन करके मां का आशीर्वाद प्राप्त करने का काम किया है। कार्यकर्ता घर घर जाएंगे, व्यक्तियों से मिलेंगे और भगवान के मंदिर में, भगवान के घर के निर्माण के लिए उनका समर्पण स्वीकार करेंगे। ये ऐच्छिक समर्पण है। बदले में प्रत्येक समर्पणकर्ता को एक कूपन दिया जाएगा। वो कूपन उनके समर्पण के अनुकूल होगा। 10 रुपया, 100 रुपया अथवा 1000 रुपया। जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण की जो हिंदू समाज की आकांक्षा थी वो पूर्ण हो रही है और आज मां गंगा के पवित्र तट पर उन रसीदों का पूजन हुआ है, कूपनों का। हिंदू समाज बहुत उत्साहित है कि अति शीघ्र मेरे भगवान का रामलला का मंदिर बने। इसके लिए हिंदू समाज में जो एक उमंग और उत्साह है उससे प्रतीत होता है कि पूरे विश्व का सबसे सुंदर और भव्य दिव्य मंदिर रामलला का बन रहा है। उधर ज्यादा जानकारी के लिए धर्मेंद्र हमारा संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, हरिद्वार में ये अभियान शुरू किया गया, क्या कुछ जानकारी इस अभियान को लेकर? देखिए, श्री राम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महामंत्री हैं चंपत राय। आज वो हरिद्वार पहुंचे थे। उन्होंने यहाँ पर गंगा पूजन किया है। गंगा पूजन करने के साथ ही जो चंदा इकट्ठा किया जा रहा है राम मंदिर निर्माण के लिए, उसे समर्पण धन संग्रह अभियान का नाम दिया गया है। उसकी यहाँ पर शुरुआत की गई है। पहले गंगा पूजन हुआ है। गंगा पूजन के बाद उन्होंने एक हर की पैड़ी पर ही जनसभा आयोजित की है, उसे संबोधित किया है। उसमें संघ के कार्यकर्ता, साथ में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया है। तो उन्होंने कहा है कि 42 दिन ये उनका अभियान चलेगा और जो उनके कार्यकर्ता हैं वो पूरे देश में
सभी लोगों के पास घर घर पहुंचेंगे और कूपन के माध्यम से, चाहे उसमें 10 रुपए का कूपन भी होगा, 100 रुपए का कूपन होगा और 1000 रुपए का भी कूपन होगा। उसके हिसाब से जो लोगों का समर्पण होगा मंदिर को लेकर, लोग अपना समर्पण धन उसमें देंगे और उसे एकत्रित करके इकट्ठा किया जाएगा, जिससे भव्य एक श्री राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में किया जाएगा। चलिए धर्मेंद्र, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वही इसी के साथ देवभूमि लाइव में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।